संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय समूह संवाद मीडिया संप्रेषण भाग 25। सबसे पहले हमें संप्रेषण के ग्रहणकर्ता की पहचान करनी होगी ताकि हमारे वह लक्ष्य में बना रहे। कौन है ग्रहणकर्ता? यदि कहें कि मिस्टर कौन है तो प्रश्न उठेगा कि यह ग्रहणकर्ता मिस्टर कान कौन है। वे मिस्टर एक्स के पुत्र हैं, मिस्टर वाई के पिता हैं या श्रीमती जेड के पति हैं, या फिर वे हैं जो नासा गली के मकान नंबर 728 में रहते हैं। 5 फुट 8 इंच लंबे एक सुंदर व्यक्ति हैं। वे एक अधिस्नातक हैं और एक व्यापारी हैं। वे पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, देख सकते हैं और बोल सकते हैं, किंतु तब भी ये वह मिस्टर कौन नहीं हो सकते जो संप्रेषण ग्रहण करते हैं। यह सब तो केवल उनकी भौतिक पहचान के लक्षण हैं। असली मिस्टर कौन जो सूचना, ज्ञान और दृष्टि की तलाश में हैं, वे तो इन भौतिक मिस्टर कौन के अंदर कहीं गहराई में बैठे हैं। वे तो हमारे लक्ष्य में ही नहीं हैं। अपने भौतिक स्वरूप में मिस्टर कौन केवल सूचनाएं एकत्र करते हैं और उनको अपने मस्तिष्क के द्वारा, मन के द्वारा और विद्युत संकेतों के द्वारा अपने स्वामी आत्मा के पास पहुंचा देते हैं। वह स्वामी जो कि असली मिस्टर कौन है, उन समस्त सूचनाओं को स्वीकार करने अथवा निरस्त करने से पहले अपने अनुभव, उपयोगिता या पूर्व के कर्मों अथवा भविष्य के लक्ष्यों के आधार पर मूल्यांकन करते हैं। उनका मन, भावनाएं, अनुभूतियां, ज्ञान, मस्तिष्क के विभिन्न प्रकोष्ठ, इंद्रियां और शरीर सबके सब उपकरण बनकर उन सूचनाओं को ग्रहण करने और संग्रहित करने के लिए विद्युत संकेतों में बदलने की प्रक्रिया में जुट जाते हैं। जब भी संप्रेषण की इच्छा होती है, ये विद्युत संकेत उनके मन, मस्तिष्क और शरीर में वापस पहुंचा दिए जाते हैं। अब ये विद्युत संकेत नए ग्रहणकर्ता के पास, जो कोई भी हो सकता है, पहुंच जाते हैं। विचार की भिन्नता। प्रत्येक संवाद के साथ सदा ही विचारों की भिन्नता रहती है, अतः तुरंत ध्यान देकर उनको जहां का तहां निपटा देना चाहिए। इसके बिना या तो वह संदेश ही लुप्त हो जाएगा या फिर उसका गलत अर्थ निकाल लिया जाएगा। जनसंचार माध्यमों में तो यह अत्यंत कठिन है या फिर असंभव है कि किसी भी संदेश को पूर्ण रूप से वापस ले लिया जाए। श्रोतागण के विभिन्न वर्गों में, विभिन्न पीढ़ियों के बीच, शिक्षा के स्तरों और लोक धारणाओं आदि पर प्रत्येक संवाद के भिन्न भिन्न स्तर की गहरी छाप और प्रभाव होते हैं। पीढ़ियों के बीच की दूरी भी आज बढ़ती जा रही है। एक बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा संप्रेषित संवाद नई पीढ़ी के पास पहुंचते ही अनेक ऐसे किंतु परंतु उत्पन्न कर देगा कि वे मास मीडिया में अनुत्तरित ही रह जाएंगे। इससे भी आगे जीवन शैली, संस्कृति तथा परंपराओं जैसे क्षेत्रों में भी इन प्रश्नों को किसी भी विवाद को दूर रखने की दृष्टि से विज्ञान की छाया के नीचे भी प्रस्तुत किया जाने लगा है। मास मीडिया में तो इन विषयों को सामाजिक समरसता को नज़रअंदाज करते हुए आक्रामक भाषा में भी प्रकाशित किया जाता है। यदि श्रोता समूह के आकार से तुलना की जाए तो ज्ञात होगा कि फीडबैक प्रति संभरण की स्थिति अत्यंत दयनीय है या कहें कि नगण्य है। यह एक तरफा संप्रेषण श्रोता समूह को जोड़ने में सफल नहीं हो पाता और शीघ्र ही प्रभावहीन होकर खो जाता है। हम किसी अच्छे कार्यक्रम से भले ही अत्यंत प्रभावित हों या उस पर हमें गर्व हो, फिर भी वह संप्रेषण कोई गहरा प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाता है। कम से कम जब तक लोग उस विषय में चर्चा नहीं करेंगे, तब तक कोई बहस नहीं छिड़ जाए या लोग उस सूचना को आधार बनाकर कुछ करने का प्रयत्न नहीं करें, तब तक केवल संवादों को भेजते रहने का वास्तव में कोई अर्थ नहीं है। मास मीडिया की वैसी प्रतिष्ठा होनी चाहिए जैसी कि किसी धर्म गुरु के प्रति उसके अनुयायियों में होती है। उसको अपने प्रति प्रतिबद्ध श्रोता समूह का निर्माण करने की आवश्यकता है। एक राष्ट्र की आत्मा का निर्माण करने के लिए हमें उस देश से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के हृदय और आत्मा की उपेक्षा अवश्य होगी। मेरे लिए कम्युनिकेशन प्रोफेशन नहीं है। पत्रकारों से भी मैं यही कहूँगा कि एक प्रोफेशनल बनने का प्रयास न करके एक कम्युनिकेटर बनने का प्रयास करें। प्रोफेशन आदमी को कई तरीकों से बांटता है, सीमित कर देता है, उसकी दिशाओं को सीमित कर देता है, उसके लक्ष्यों को सीमित कर देता है।
लेकिन जब एक पत्रकार कम्युनिकेटर बन जाता है तो उसकी कोई सीमा नहीं है। हम सब जितने भी प्राणी हैं, आदमी हैं, इंसान हैं इस धरती पर, हम सब कम्युनिकेटर हैं। क्या हम बिना कम्युनिकेशन के जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते। संप्रेषण कम्युनिकेशन का संबंध शब्दों, ध्वनि और कंपन से है। साथ ही एक और बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता शरीर, ध्वनि और कंपन के बीच है, क्योंकि हमारा शरीर ध्वनि के कंपन से निर्मित है। जब प्रकृति में कुछ नहीं था तब सिर्फ आकाश नभ था, और ध्वनि आकाश का गुण है जिससे हम सब पैदा हुए हैं। अतः प्रकृति का सिर्फ एक तत्व है जिसमें हम सभी को प्रभावित करने की शक्ति है, जो हमारे भीतर गहराई तक समाहित हो सकता है, जो मेरे हृदय से निकल सकता है, जो मेरे शरीर, मन, मस्तिष्क, बुद्धि हर चीज से निकलकर आप तक पहुंच सकता है। आपके घर के भीतर आपके शरीर, मन, मस्तिष्क, मेधा में प्रवेश कर सकता है और आपकी आत्मा तक को छू सकता है। अतः मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि संप्रेषण पेशा नहीं है। जब आप किसी तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं तो महज एक संदेश भेजने से कहीं ज़्यादा विचार करना पड़ता है। मेरे विचार में संप्रेषणकर्ता की तुलना में मीडिया की प्रासंगिकता, उसका महत्व बहुत कम है। अगर मेरे संदर्भ में बात की जाए तो मैं जानता हूँ कि पाठक मेरी भाषा नहीं पढ़ते, वो मुझे पढ़ना चाहते हैं। वो यह जानने को उत्सुक हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो शब्दों के बीच छिपे गूढ़ अर्थ को जानना चाहते हैं। उन्हें मेरे शब्दों के चयन की चिंता नहीं है और ना ही इस बात से मतलब है कि मैंने व्याकरण में किस तरह की गलती की या नहीं। वहीं जब आप प्रार्थना करते हैं तो वह सही मायने में संप्रेषण नहीं है। क्या आपको ईश्वर की मूरत के अलावा किसी अन्य बात की चिंता है? मेरे विचार से कदापि नहीं रहती, ना कोई चिंता, ना कोई आशंका। मेरे ख्याल से ईश आराधना में हम स्वयं को भी भूल जाते हैं। इसी तरह से जब हम अपने विचार किसी तक संप्रेषित करना चाहते हैं तो हमें स्वयं को भूलकर सिर्फ उस व्यक्ति का ही ध्यान करना चाहिए जिसके साथ हम संवाद बना रहे हैं, संपर्क स्थापित कर रहे हैं। ये एक बीज की तरह है। आप पत्रकार एक बीज है जो एक विशाल फलदार वृक्ष में बढ़कर समाज को अपने फल देने को आतुर है, लेकिन आप खुद इस फल का सेवन नहीं कर सकते हैं। आज तक कोई भी बीज अपने फल स्वयं नहीं खा सका, न ही फ्रिज या माल गोदाम में पड़े पड़े कोई बीज पेड़ बन सका। इसके लिए इसको मिट्टी में दबना ही होगा। यही जीवन का सत्य है और यही जीवन का प्रथम सिद्धांत भी। इस बात को अच्छे से याद रखें कि अगर आप एक वृक्ष बनना चाहते हैं, समाज को फल देना है, तो आपको अपना अस्तित्व भूलकर जमीन में दबने के लिए सदैव तैयार रहना होगा। और जिन्हें अपने अस्तित्व की ज़्यादा चिंता सताती है तो वे सकुशल किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। आप ठीक उसी तरह सुरक्षित रहेंगे जैसे एक बीज फ्रिज में सुरक्षित महसूस करेगा। लेकिन ध्यान रहे, आप एक विशाल वृक्ष के रूप में कभी फल फूल नहीं सकेंगे। आइए अब हम संप्रेषण के विज्ञान, ध्वनि विज्ञान और कंपन विज्ञान के बारे में समझ लें और जानें कि इनसे हमारा क्या संबंध है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे शरीर को 4 स्तरों में बांटा गया है। पहला है शरीर यानी हमारा भौतिक स्तर। इसके बाद है हमारे बौद्धिक स्तर, भावनात्मक स्तर और आध्यात्मिक स्तर। सफल संप्रेषण या संवाद इस बात पर निर्भर है कि हम किस स्तर से बोल रहे हैं या लिख रहे हैं और साथ ही हम श्रोता के किस स्तर को छूना चाहते हैं। अगर मैं अपने बौद्धिक स्तर से बात करूंगा तो सामने वाले के बौद्धिक स्तर को ही छू सकूंगा। आपकी आत्मा, आपका हृदय या आपका शारीरिक स्तर मेरी पहुंच से परे होगा। अगर मैं आपकी आत्मा को छूना चाहता हूं तो मुझे भी अपनी आत्मा से ही बोलना होगा। इतनी सरल सी है यह बात, लेकिन वहीं उतनी ही जटिल भी है, क्योंकि हम अपने शारीरिक और बौद्धिक स्तर यानी स्वयं में ही घिरे रहते हैं, उसी को ज़्यादा महत्व देते हैं। यही एक वजह है कि शांति के लिए आयोजित महासम्मेलनों के शांति संदेश वहां उपस्थित लोगों के भी दिलों तक नहीं पहुंच पाते हैं। वहीं दूसरी ओर हिंसा और आतंकवाद की आग तेजी से फैल रही है। हम आतंकवाद पर लगाम कस ही नहीं पा रहे हैं।
हमारा शांति संदेश लोगों के दिलों को छूने में असक्षम है, क्योंकि हम दिल से नहीं दिमाग से बात कर रहे हैं। इसलिए हमारा संदेश सिर्फ उनके दिमाग तक पहुंचता है, और हम सब जानते हैं कि दिमाग में भावनाएं नहीं बसती, वो संवेदनशील नहीं है, वो संवेदनाओं से शून्य है। हमारी समस्त भावनाएं, जीवन और प्रेम के प्रति हमारे सभी अच्छे बुरे अनुभव, सभी कुछ दिल में बसे हुए हैं। सिर्फ दिल से किया हुआ संवाद, संप्रेषण और संपर्क ही लोगों के दिल तक पहुंच पाएगा। दिल के बिना वो न कभी मधुर, स्नेह में या शांति प्रदान करने वाला हो सकता है, न ही आप किसी के दिल को छू सकते हैं। यही सबसे आवश्यक मूलभूत बात है, और इसे आधारभूत क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि शरीर, मन और बुद्धि, ये तीनों ही संप्रेषण के साधन हैं जो हमें अपने माता पिता से मिले हैं।